नमस्कार दोस्तों, नए साल सबका कुशल मंगल हो यही प्रार्थना लेकर शुरू करती हूँ। नए साल में हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, पर इन सारे चीजों को जिन्होंने हौसला देता है वो हमारा परिवार का बुजुर्गों ने। कमाते तो हम बहुत है, पर एक चीजों के कमाई करोड़ों की कमाई के सामने फीके पड़ जाता है, वो है उन लोगों का आशीर्वाद। बच्चों खुश रहो, हंसो, खेलो, मजे में रहो। जी हाँ दोस्तों, उन बुजुर्गों को कहता है परिवार का बरगद का पेड़। दोस्तों, सबका परिवार में एक बरगद का पेड़ रहता है या रहते थे, जिनका छाए में हम लोग शांति महसूस करता हूँ। उस बरगद का पेड़ है दादाजी। उन लोग और हम लोगों के अंदर एक जनरेशन गैप रहता है, इसलिए आनबान भी होता है। उन लोग जो समझता है या सीखा है वो सब हम लोगों का पता नहीं रहता है, और हम लोग जो समझा या सीखा उन लोगों का पता नहीं रहता है। पर फिर भी बड़े बूढ़ों का जो सीख होता है उसमें बच्चों का फायदा ही होता है। इस बूढ़ा इंसान लोग कई प्रकार होता है, कोई बहुत कड़क इंसान तो कोई भुलक्कड़। किसी का चिड़चिड़ापन में परिवार में अशांति भी शुरू हो जाता है। फिर भी इन लोगों का परिवार में जिंदा रहने से एक रौनक रहता है। ऐसे ही एक कैरेक्टर को लेकर शुरू करती हूँ आज की कहानी, दादाजी। सर्दी का मौसम में हमेशा दादाजी शॉल ओढ़कर गेट के पास चेयर लेकर धूप में बैठते थे और न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। पेपर पढ़ नहीं पाता क्योंकि उनका आंखों में कुछ दिखाई नहीं जाता था। 90 साल उम्र में आंखों का रोशनी कम होना ये नॉर्मल बात है। फिर भी सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने का कोशिश वो जरूर करता है, और पेपर पढ़ने का साथ साथ उनका और भी एक काम होता है, कौन अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। और उसके साथ साथ बार बार चाय पीने का फरमाइश ये तो हमेशा लगे रहता था। पापा को ऑफिस जाते वक्त दादाजी चिल्लाकर बोला, सोमेश बेटा, ओ सोमेश बेटा, ऑफिस जा रहा हो क्या? देख बेटा, मुझे अभी तक एक कप चाय नहीं मिला। सुनकर तुरंत मम्मी चिल्लाकर बोली, वाह वाह, इस उम्र में बेटे का कान भर रहे हैं, अभी तो एक कप चाय पिलाया। पापा ने समझाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देता था। अरे अरे चुप हो जाओ, ऑफिस जाते वक्त बहसबाजी अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ा इंसान भूल गया शायद। मम्मी खूब चिल्लाना शुरू किया। हाँ हाँ, हमेशा मेरी ही गलती निकल जाता है। मैं मायके चली जाऊंगी और तब देखूंगी आपका संसार कौन संभालता है। बूढ़ा इंसान क्या चुगली करता है? ओहो, बस करो सुधा, तुम ठीक हो, बाकी हम सब गलत। क्यों, अब तो खुश हो जाओ। बोलकर पापा ने ऑफिस जाने के लिए स्कूटर निकाला। दादाजी इतना टाइम चुपचाप थे। पापा को जाते वक्त बोला, ओ सोमेश बेटा, गुस्सा मत कर बेटा। गुस्से में बाहर नहीं जाना चाहिए, हमेशा खुशी खुशी जाना चाहिए। बहू ने जरूर चाय पिलाया, मैं ही भूल गया बेटा। आजकल याददाश्त कम हो रहा है बेटा, उम्र हो रहा है ना, बुरा मत मान बेटा। सुबह ऐसे ही होता है हमारा, और शाम तक चलता था ऐसे ही। दादाजी का कभी याद आना, कभी भूल जाना। पर घर में कौन आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन क्या बात कर रहे हैं और कौन काम नहीं कर रहा है, या आज कौन सा बार है, ये सब चीज वो कभी भूलते नहीं थे। कब पापा ऑफिस से लौटेगा इंतजार करता था। ऑफिस से लौटने के बाद दादाजी घर का पूरा दिनचर्या उनको सुनाता था, पर वो किसी का शिकायत नहीं करता था। लगता था जैसे पूरा परिवार को वो खुद ही संभाल रहा है। चाहे उनका बस में हो ना हो, पर फिर भी कोशिश तो जरूर करता था। और उन दोनों आंखें ढूंढता रहता था पापा को 2 पल देखने के लिए। आंखें कमजोर, कान कमजोर, फिर भी पापा का थोड़ा सा आहट से भी पता चल जाता है जो पापा घर आ गया। नहीं तो मुझे पूछना शुरू कर देता था, ओ नीलू, अभी तक पापा घर नहीं पहुंचा क्या? मैंने बोली, दादाजी अभी तो पापा ऑफिस गया, शाम को आएंगे। दादाजी चुपचाप मेरे तरफ देखता रहता था और बोला, अच्छा, मैं सोचा हूँ शाम हो चुका, आसमान में शायद बादल है ना, इसीलिए दिन का ही पता नहीं चल रहा है। आसमान बिल्कुल साफ था,
पर कमजोर आंखों में पापा के साथ मिलने का बेचैनी उनको परेशान करता था। वो बार बार उनके साथ बात करना चाहता था, फिर भी वो इधर उधर भटकने के बाद गेट में इंतजार करता था कब पापा का स्कूटर आवाज सुनाई देगा। ऐसी इंतजार पापा के लिए नहीं, मेरे लिए भी। कब स्कूल से लौटूंगी, कब कोचिंग से लौटूंगी, ये इंतजार सिर्फ किसी का आने जाने के लिए भी नहीं है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद रात का 24 घंटे को वो नापता था। बोर्ड एग्जाम का 2 हफ्ता बाकी, दादाजी का निगरानी शुरू हो गया। नीलू बेटा, नीलू बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, इधर उधर घूमना बंद कर दो। हाँ, सुबह उठा करो, सुबह का पढ़ाई याद रहता है। जल्दी सो और जल्दी उठा करो, तभी तो तंदुरुस्त रहोगी बेटा, और उसके साथ साथ रिजल्ट भी अच्छा कर पाओगी। मोबाइल का गूगल सर्च करके मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी। देखकर दादाजी चिल्लाना शुरू कर दिया। ए मशीन के साथ पढ़ाई कर रही थी, बंद कर, बंद कर, अभी बंद कर। मैंने बोली, अरे दादाजी, मशीन नहीं है, ये मोबाइल है। इसमें सारे क्वेश्चन पेपर रहता है। मेरा सारे दोस्त इससे ही पढ़ाई समझते हैं। दादाजी बोला, सुन बेटा, मैं तो टीचर था, करीब 20-25 साल तो हो गया रिटायर हुआ। मेरे हाथों तेरे जैसा कई स्टूडेंट निकले। हमारा जमाने में ये मोबाइल कुछ नहीं था, तब कैसे मेरे हजारों स्टूडेंट के अंदर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बने। पहले अपना सिलेबस के ऊपर ध्यान दे बेटा, अपने किताबों को शुरू से लेकर आखिरी तक ढंग से पढ़ो, समझो, तभी तो परीक्षा में हर सवालों का जवाब लिख पाओगे। दादाजी का शांत चेहरे से और प्यार भरी बातों से अच्छा तो लगा। मैं उनको बता नहीं पाया, दादाजी, जमाना अब बहुत आगे निकल गया और उनका बातें भी ठीक है। पहले जमाने में शिक्षा अच्छा था। दादाजी हमेशा परिवारों का हर समस्याओं को सुलझने का कोशिश करता था। उसको लगता था परिवार में कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहे, हंसते रहे, कामयाब रहे और हर कामों में सब मगन रहे। कोई अपना समस्या उनको बताए या नहीं बताए, फिर भी वो अपना दिल का नजरिया से समझ जाता था। मम्मी को थोड़ा सा डरता था पर सम्मान भी करता था। एक दिन घर का काम को लेकर मम्मी के साथ मेरा बहसबाजी हुआ था। तभी दादाजी गुस्से में मुझे बोला, ए लड़की, माफी मांग मम्मी से। आज ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा रे लड़की। अपनी स्वभाव में सुंदर होती है लड़की, इसलिए जितना भी साजो सवारो, ऐसे स्वभाव से कोई सुंदर नहीं दिखेगा। और मम्मी को बताया, बहू, अपनी लड़की पर ध्यान दो, बड़ी हो रही है, उसको तुम्हारे साथ रहना है। बड़ी लड़की के साथ बात करना नहीं आती, प्यार से बोलो, घर का काम सिखाओ। इसका पापा को तो फुर्सत ही नहीं है, खाली ऑफिस और ऑफिस। तुम तो थोड़ा सा बेटी को टाइम दो, खाली अड़ोस पड़ोस में घूमते रहोगे और ऐसे ही मुंह चलाने वाली बच्ची मिलेगी तुम्हें। मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा। तुम लोग खुद को संभालना सीखो लड़की, तुम लोग खुद को संभालना सीखो। दिन भर दादाजी का डांडे ठोकने का आवाज पूरा घर में गूंजता था। परिवार के साथ साथ पेड़ पौधे का भी वो देखभाल करता था। किस पेड़ों में कीड़े लग गया, किस पेड़ों में इस साल कम फला या फूल आया है, इन सारी चीजों उनका दिमाग में रहता था। पर उनका एक ही बातों में चैन नहीं आता और वही सवाल दिन भर सबका करता था, पापा कब घर आएगा? शाम हो चुका, पापा क्यों नहीं आ रहा है? अगर थोड़ा सा देर हो जाए तो मेरे ऊपर चिल्लाता था, नीलू बिटिया, ओ नीलू बिटिया, दीपक लगाओ रे, शाम हो रही है। और वो गाना गाओ जो मैं तुम्हें सिखाया था बचपन में। मैं भी तुरंत वो गाना गाना शुरू कर देती थी। भव सागर तारन कारण हे, रविनंदन वंदन खंदन हे, शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव कृपा कर ज्ञानहीने, गुरुदेव दया कर दीन जने। पापा ऑफिस से लौटने के टाइम तक
दादाजी गेट पर बैठे रहते थे और पापा को देखते ही वो खुशी में निखर जाता था और तुरंत बोलता था, बेटा आ गया बेटा, इतना इतना देर क्यों हो गया रे बेटा, हम तब से तुम्हारा इंतजार में है, बस अब हम सब एक साथ खाना खाएंगे। बेटा इतना क्यों काम करता है, थोड़ा सा अपना सेहत के ऊपर ध्यान तो देना जरूरी है। अच्छा से खाओ पियो, मजे में रहो, अपने बीवी बच्चों को टाइम तो दो। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। क्या होगा इतना पैसा कमाकर जब तुम्हें पता नहीं है जो तुम्हारा बेटी अब बड़ी हो गई है। ऐसे ही जिंदगी काट रहा था। इसी टाइम अचानक पापा का ऑफिस टूर आ गया और मेरा भी 10th बोर्ड का एग्जाम के टाइम आ गया और मेरा एग्जाम का डर बढ़ता ही रहा। दादाजी मुझे हौसला देते हुए बोला, बेटा डरना मत, काहे रोने डरता है, हमेशा भागवत गीता पढ़ा करो, उसमें मन शांत होता है बेटा। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन को सारथी बनाया था और वो कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी बिटिया तुम अपना काम करते रहो, फल का चिंता मत करो ना। और पापा को बोला, सोमेश बेटा सोमेश, बिटिया का परीक्षा है और तुम चला अपने नौकरी के पीछे। अरे अभी तो थोड़ा रुको, छुट्टियां लो, पहले अपने लड़की को संभालो, वो डर रही है, जिंदगी का उसका पहले परीक्षा है। मत जा बेटा मत जा। पापा नौकरी का सवाल है। दादाजी तुरंत चिल्लाकर बोला, क्या हम लोग नौकरी नहीं किया? हाँ, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर एप्लीकेशन भर दे, पहले अपने लड़की का परीक्षा खत्म हो जाने देना। जिंदगी भर तो नौकरी तुझे करना है, ये काम पहले होना चाहिए। ऐसे ही दादाजी का कर्तव्य अनुशासन का हमेशा परवाह रहता था। दिन बीत गया, एग्जाम का रिजल्ट निकले, पर वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। मैं रोते हुए बोली, दादाजी मेरे से और कुछ नहीं होने वाला है। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी दादाजी। दादाजी शांत चेहरे से मेरे पास आकर बोला, बेटा नीलू उठ उठ बेटा, रोते हुए नहीं, खुद को संभाल बेटा। जिंदगी लंबा रेस का घोड़े है, एक बार हार गई तो क्या हुआ, दोबारा उठकर खड़ी हो जाना। बहुत दूर तक तुझे भागना है बेटा, मेरे जैसा 90 साल उम्र तक। जिंदगी का जो नाव भासाई तू, उसको मझधार में छोड़ना नहीं। होगा ठीक ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, काहे का टेंशन है। क्या ठीक होगा ये तो पता नहीं था, पर दादाजी का पॉजिटिव थिंकिंग के सामने हम लोगों का नेगेटिविटी दूर हो जाता था। ऐसे ही दिन काटते काटते फिर आया वो दिन जिसमें दादाजी को भी टेंशन शुरू हो गया था। मेरे एग्जाम के टाइम छुट्टी लेने के कारण पापा को कंपनी का हेड ऑफिस से लंबे टूर का ऑर्डर आया। हम लोग पहले तो ये बात दादाजी से छुपा कर रखी, पर जाते वक्त पापा जब दादाजी का पैर छुआ तब दादाजी बोला, सोमेश बेटा घर कब आओगे रे बेटा, तेरे बगैर घर बड़ा सूना लगता है, काम खत्म करके जल्दी घर लौट आना बेटा। पापा टूर पे जाने के बाद दादाजी वही एक ही जैसा शाम के टाइम गेट पर खड़ा रहता था। जब उसका याद आ जाता था उसका बेटा घर लौटने वाली नहीं है, तब बड़ा सूखा चेहरे से अंदर आ जाता था। एक हफ्ता के बाद दादाजी फिर से पूछना शुरू कर दिया, नीलू बेटा, पापा का कुछ खबर आया क्या, कब घर लौटेगा वो? मैंने उनको बोल नहीं पाई, पापा जल्दी घर लौटने वाला नहीं है। उनको बोली, टेंशन मत करो दादाजी, पापा आ जाएगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। पापा के लिए दादाजी का इंतजार, टेंशन, फिर मुझे पूछताछ करना, पर ऐसा चलते चलते कुछ दिनों के बाद दादाजी शायद समझ गया था पापा आएगा नहीं। वो पापा के बारे में
पूछनाई बंद कर दिया था और पहले जैसा घर गृहस्थी जैसे संभालता था वो भी बंद कर दिया था। खाली बेड में लेटे रहता था और कुछ सोचता रहता था। मुझे लगा दादाजी शायद बीमार है। मम्मी डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बता के गया खाना पीना कम करने के कारण दादाजी कमजोर हो रहा है। ऊपर से और भी एक मुसीबत खड़ी हो गया। हेड ऑफिस से मम्मी के पास फोन आया, पापा को मलेरिया हुआ है, इसलिए पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मम्मी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची और मैं रह गई दादाजी के पास। दादाजी कुछ पूछा ही नहीं जो मम्मी कहाँ जा रही है, जैसे वो अपना दिल का आंखों से सब कुछ समझ गया था और हम लोग जो उनको झूठ बताई वो समझ गया था। वो बेड से और उठता ही नहीं था। खिड़की से बाहर की तरफ एक सुना दृष्टि से देखता रहता था। अभिमान और दुख से उनका चेहरे से मायूसी छा गया था। मुझे रहा नहीं गया था। मैंने पूछी, दादाजी दादाजी क्या हुआ आपको? दादाजी आप बेड से उठो ना, एक बार बात तो करो। पापा का भी तबीयत ठीक नहीं है दादाजी, आप भी चुप हो। दादाजी फिर भी चुप रहा, सिर्फ मेरे तरफ देखता रहा और बहुत नीचा आवाज में बोला, बेटा मेरे अलमारी में एक पासबुक रखा हुआ है, उसमें तेरे नाम से कुछ पैसे है, पढ़ाई में उस पैसा काम पे आएगा। दादाजी ये पैसे वैसे का बात छोड़ो, अब जल्दी ठीक हो जाओ दादाजी। दादाजी जवाब नहीं दिया। किसी के बारे में वो पूछा भी नहीं, खाली मेरे तरफ देखता रहा। रात भर दादाजी का बेड के पास बैठकर मैं सोची दादाजी शायद किसी बातों में दुखी है। सुबह उठने के बाद मैं उनसे पूछूंगी। सुबह तो जरूर हुआ पर दादाजी और आंखें नहीं खोला। हमेशा इंतजार करने वाले, सबका अच्छा सोचने वाले, परिवार का हर सदस्यों को संभालने वाले वो दादाजी हम लोगों को छोड़कर, इस दुनिया छोड़कर परलोक में पहुंच चुके हैं। लेकर गया अभिमान, दुख और दर्द और छोड़कर गया अनुशासन, कर्तव्य और सच बोलने का हिम्मत। पापा का ऑफिस टूर से लौट आने का या बीमार हो जाना, ये सब बातें उनसे हम लोग छुपाया था। शायद खुद का आयु देकर वो पापा का जान बचाया। दादाजी का मौत का खबर सुनकर मम्मी तुरंत पापा को हॉस्पिटल से लेकर घर पहुंचे, पर पहुंचने के बाद कोई गेट के पास इंतजार करते हुए नहीं मिला और बड़ी खुशहाल चेहरे में कोई नहीं पूछा, बेटा घर आ गया। दोस्तों मेरे लिखी हुई कहानी तो यहाँ ही खत्म हो गया, पर दादाजी लोग कभी इस दुनिया छोड़कर नहीं जाता है। हमेशा हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं। आसमान में जो तारे सबसे चमकते हैं वो दादाजी है, जो हम लोगों को देख रहा है, हंस रहा है और बोल रहा है, बच्चों हमेशा खुश रहना, अपना अपना काम करना। हम लोगों को भी उस तारे को देखकर हिम्मत मिलते हैं। हम सब वो बरगद का पेड़ का झुरिया और सबने मिट्टी का तलाश में है। कहानी लिखते वक्त मैंने बहुत आंसू बहाई मेरे अपने दादाजी को याद करते हुए। शायद मेरे आंसू फूल बनकर उनको श्रद्धांजलि दे पाई। तो दोस्तों आप लोगों का दादाजी कैसा था मुझे कमेंट करके बताइएगा और उसके साथ साथ इस कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज इतना ही है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।